हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक डिस्कस करने वाले हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। लूसेंट की हम पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, संविधान डिस्कस कर रहे हैं। उसमें अभी तक हम यहां पहुंचे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो को पूरे आप कंटिन्यू प्लेलिस्ट बना दिए हमने आप लोगों के लिए, उसको जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी जो है जारी रख सकते हैं। इस लेक्चर में हम 16वें नंबर का टॉपिक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को डिस्कस करने वाले हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं यहां वीडियो बनाऊंगा और जैसे ही अपलोड करूंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन आएगा। फिर आप उसको देखना, लाइक करना, शेयर करना, उसके बाद जो करना है आप कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कैग भी कहते हैं, कैग भी कहते हैं, कैग है ना, तो कैग होता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह याद रखना है। किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। समावेदन का मतलब होता है सुख दुख आदि अनुभूति, सुख दुख आदि की अनुभूति होने पर, यानी सही काम नहीं कर रहा है, सुख दुख आदि की अनुभूति होने पर, है ना, कि उनको ऐसा लगने लगे कि ये सही नहीं कर रहा है, तो संसद के दोनों सदनों में समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा। समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार के आधार पर। कदाचार का मतलब होता है बुरा आचरण। कदाचार का मतलब क्या होता है? बुरा आचरण के आधार पर या असमर्थता के आधार पर। असमर्थता का मतलब क्या होता है? असफलता। असमर्थता के मतलब असफलता, अपने कार्य करने में सफल नहीं है, तो असमर्थ होगा, यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही होगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जैसे हटाने की प्रक्रिया है, उनके ऊपर आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था कि उनके ऊपर जो है वो महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, उसी प्रकार कैग को अगर अपने पद से हटाना है तो इसके लिए भी महाअभियोग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो आप सोच सकते हैं कि इसको हटाने के लिए जब महाअभियोग प्रक्रिया लग रही है तो ये कितना बड़ा अधिकारी होगा, कितना बड़ा अधिकारी होगा ये, है ना। तो आप समझ सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ये कैग, इनके लिए है महाअभियोग प्रक्रिया। तो समझ में आया? तो ऐसा है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया। इनको हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और महाभियोग प्रक्रिया कैसी होती है, हमने उधर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के टाइम पे पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। इसकी पदावधि कितनी होगी? तो इसकी पदावधि पद धारण करने की तिथि से, जिस दिन ये पद धारण करेगा उससे 6 साल। तो याद रखना, इनका कार्यकाल या पदावधि कितनी होगी? 6 साल। लेकिन इसके पूर्व या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो यह अवकाश ग्रहण कर लेगा, यानी रिटायर हो जाएगा। अवकाश ग्रहण कर लेगा, रिटायर हो जाएगा। यानी कि कोई अगर बनता है तो 6 साल रहेगा। अब मान लो कोई 60 साल में बनता है, अब मान लो कोई 60 साल का है, उसे केक बना दिया गया तो 5 ही साल करेगा, क्योंकि वो 65 का हो जाएगा। और रिटायरमेंट कितनी है? 65। तो याद रखना है, समझ में आ गया होगा आपको, 60 और 65, ये इतना याद रखे, केक के लिए 60 और 65 पेपर में आते रहता है। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति का मतलब होता है सेवा से अवकाश लेना, यानी रिटायर हो जाना, सेवा छोड़ देना या अवकाश लेना के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। भारत सरकार के अधीन कोई पद है मान लो, तो उसको धारण नहीं कर सकता, याद रखना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षण करता है। जो सार्वजनिक धन होता है, लोगों का जो धन होता है, सार्वजनिक जो धन होते हैं, टैक्सें होती हैं, उनका संरक्षण, यानी उनका देख रेख, संरक्षण, हिसाब किताब बचाता है, उनको समझ लो।
है ना, सार्वजनिक धन का संरक्षण करता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य अपने प्रत्येक संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि से किए गए सभी व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय का मतलब क्या होता है खर्च, विधि के अधीन हुए हैं कि नहीं, यानी नियम कानून के अधीन हुए हैं कि नहीं। विधि का मतलब नियम कानून, तो जो खर्च हुए हैं वो नियम के अधीन हुए हैं कि नहीं, कानून के अधीन हुए हैं कि नहीं, इस पर बात की सम परीक्षा करता है। सम परीक्षा का मतलब ऑडिट करता है। ऑडिट का मतलब यहां पे हो गया लेखा परीक्षक करता है, यानी जानकारी रखता है, ऑडिट करता है, लेखा परीक्षक करता है, सम परीक्षक करता है कौन, केग। तो ये काम है दोस्तों इसका। कभी पूछेगा केग का काम क्या है, तो अभी आगे और मैं बताने वाला हूं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षक करता है। लेखाओं की भी लेखा परीक्षक करता है का मतलब यह है जो कैग होता है वो लेखाओं की जांच करता है। जो लेखाओं का मतलब यहां पे क्या है, यहां पे लेखाओं का मतलब अकाउंटेंट यानी अकाउंट की जांच करता है ना, तो अकाउंट की जांच करता है। बस आपको इतना याद रखना है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच लेखाओं की जांच करता है, अकाउंट की जानकारी रखता है, कितना पैसा गया, ये काम के लिए निकला तो कहां तक पहुंचा, क्या हुआ। तो ये केंद्र और राज्य के बीच लेखाओं की जांच करता है तथा स्थानीय निकायों के भी लेखाओं की जांच करता है। जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके लेखाओं की भी जांच करता है। समझने वाली बात है, देखो यहां पे लिखा हुआ है परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा भी करता है, यानी उनकी भी जांच करता है। तो कभी आपको अगर पूछा जाता है कि केग का काम क्या होता है, तो केंद्र और राज्य के बीच लेखाओं की जांच करता है। लेखाओं की जांच तथा स्थानीय लेखाओं की भी जांच ये कर सकता है। बहुत आसान है, समझना है इसको। आगे चलते हैं इधर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को देता है। जो लेखा का जो रिपोर्ट निकल के आती है, केग की रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन का मतलब यहां पे क्या है, लेखाओं के प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। प्रतिवेदनों लिखा हुआ है, काहे कि हर राज्यों की भी निकलेगी ना, तो प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है। ये लो ये है करके, है ना, तो राष्ट्रपति को देता है। वहां फिर राष्ट्रपति क्या करता है, वहां उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखता है। पटल यानी सामने, तो संसद के लोकसभा राज्यसभा उनको लगता है, उनके सामने रखता है। राष्ट्रपति जो है संसद के प्रत्येक पटल पे रखता है ना, संसद के पटल पे रखता है। लेकिन आपको एक चीज मैं जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रपति डायरेक्ट पटल पे नहीं रखता। पहले वो जो है राष्ट्रपति उसे लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ले जाके पहले राष्ट्रपति को दिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने लेवल के इंसान को देता है, कहने का मतलब है लोकसभा अध्यक्ष भी बड़ा पद है, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, तो वो देता है राष्ट्रपति को। ए लो, फिर राष्ट्रपति उसको पटल में रखता, तो डायरेक्ट जाके नहीं रख देता, पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ये है रिपोर्ट करके। फिर लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको दोनों पटल में रखता है। तो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 151 के 1 के तहत, अनुच्छेद 151 के ये 1 आखिरी है। ये अनुच्छेद हमने पढ़े हैं, तो ये केग का उल्लेख संविधान में 148 से 151 तक है। तो मैं अभी ये सारे अनुच्छेद ही बताने वाला हूं, बने रहे वीडियो में। क्या बता रहा था, राष्ट्रपति नहीं, केग अपनी प्रतिवेदन या रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, फिर राष्ट्रपति इसे लोकसभा अध्यक्ष को देता है, फिर लोकसभा अध्यक्ष अपने पटल में रखता है, और अध्यक्ष फिर होता है जो इसे लोक लेखा समिति को दे देता है। फिर ये जो रिपोर्ट है ये लोक लेखा समिति को देता है। लोक लेखा समिति बनाई जाती है, और ये समिति जो बनाई जाती है ये विपक्ष की समिति होती है। विपक्ष को बताया जाता है, ये देखो फिर क्या है कि विपक्ष ही तो बताएगा कि तुमने कहां खर्चा किए, कहां तक पहुंचा, नहीं ऑब्जेक्शन तो विपक्ष ही उठाएगा। तो लोक लेखा समिति को देता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है विपक्ष का नेता, जो विपक्ष का नेता बनाए जाते हैं वहां पे, है ना। तो अब ये जिसकी सरकार तो है नहीं, इसलिए ये डायरेक्ट विपक्ष के नेता को नहीं देता, विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति को डायरेक्ट नहीं देता,
वो रिपोर्ट देता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति देखता है, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष वहां सदन में पटल वटल में रखते हैं। उसके बाद लोक लेखा समिति को दिया जाता है। जो लोक लेखा समिति बनाई जाती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, तो विपक्ष के नेता को देता है। ये लो देख लो, ऐसा है रोल करके, है ना। तो समझ में आई क्या बातें मैं बता रहा हूं, या आपको समझाने के तौर तरीके से हिसाब से बता रहा हूं, तो समझना है इसको बस। तो अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल को देता है। तो देखो राज्य में, देखो राज्य का अलग से कोई केग नहीं होता, राज्य का अलग से कोई केग नहीं होता। वहां पे जो है, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वो किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल को देता है। किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल को देता है, यानी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखता है। कौन रखेगा? राज्यपाल, है ना। नहीं, राज्यपाल किसको देता है? राज्यपाल को देता है, फिर वहां उसे विधानमंडल। तो राज्यपाल जो होता है वो किसको देता है? वो विधानसभा अध्यक्ष को देता है। फिर विधानसभा अध्यक्ष जो उस राज्य की विपक्ष का नेता जो होता है, उस राज्य के विपक्ष का नेता जिसकी सरकार है उसके विपक्ष में लोक लेखा समिति होती है, उसको देता है। तो समझ में आया? यह ऐसा है, राज्य में ऐसा और केंद्र में वैसा। तो देखिए नेक्स्ट फैक्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 3 कौन सी 3 है? याद रखिए, लेखाओं की जांच करता है। लेखाओं का मतलब ही होता है हिसाब किताब या लेन देन का विवरण, उसे ही लेखाओं कहते हैं। तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो एक विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट। विनियोग का मतलब क्या होता है? विनियोग का मतलब है निवेश। विनियोग का मतलब निवेश, या बोल सकते हैं विभाग की, जो विभाग होते हैं विभागों की नियुक्तियां, विभागों का विवरण, विभागों की लेखाओं। यहां लिखा हुआ है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट। विनियोग लेखाओं का मतलब विभाग की हिसाब किताब, विभाग का हिसाब किताब, है ना, लेन देन विभाग का। तो ये विभाग वाली बात आ जाती है यहां पे। उसके बाद है अगला, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट। वित्त लेखाओं का मतलब धन संपत्ति वाला हो गया। वित्त का मतलब धन, तो धन संपत्ति वाला हो जाएगा, वित्त विभाग वाला हो जाएगा, रुपया पैसा वाला, है ना, पर लोक परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट। सरकारी उपक्रम का मतलब आप जानते होंगे, सरकारी उपक्रम है ना, सरकार द्वारा चलाने वाले जो उपक्रम होते हैं उसकी बात की गई है ना। जैसे कि जिसकी स्थापना सरकार द्वारा की जाती है, सरकार द्वारा जनहित में सरकारी कोष से धन प्रदान किए जाते हैं, उसे ही सरकारी उपक्रमों की रिपोर्ट भी ये पेश करता है। 3 लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखता है। तो मैंने बताया था राष्ट्रपति को देगा, ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है, और राष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट देता है, फिर संसद के दोनों पटल में रखी जाती है। फिर लोक लेखा समिति, उसके बाद देख पढ़ते हैं आगे। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करता है। लोक लेखा समिति को दिया जाता है, मैंने बताया था लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, कहीं कि विपक्ष को। फिर लोक लेखा समिति इनकी जांच करता है, यानी विपक्ष इसकी जांच करता है, लोक लेखा समिति जो बनाई जाती है वो जांच करती है और उसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। उसके निष्कर्ष, फिर क्या निष्कर्ष निकलता है, जो भी निष्कर्ष निकला उससे संसद को अवगत कराती है, यानी संसद को बताती है ऐसा ऐसा करके। तो समझ में आ गया। आखिरी पढ़ते क्या लिखा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की गाइड, जो लोक लेखा समिति बनाई जाती है संसद में, उसकी गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। क्योंकि बताता है ना हर चीज, कैसा चला रहे हैं देश, कैसी चल रही है सरकार, क्या क्या काम कर रही है ना, इसलिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है, ये याद रखना है ना। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है केग, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट पद है। आप जान सकते हैं कि इसको हटाने के लिए कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो ये जो नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। और इसे कागजी शेर के नाम से जाना जाता है फ्रेंड, क्योंकि कागजों का हिसाब रखता है ना, तो इसे कागजी शेर कहते हैं।
केग को कागजी शेर कहा जाता है, ये याद रखिए, क्योंकि पूरे कागजों का हिसाब किताब, लेन देन, ये वो दुनिया भर का जो भी हुआ है देश में, तो सब। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, केंद्र और राज्य के बीच लेखाओं की जांच करता है, हिसाब किताब या लेन देन का विवरण की जानकारी रखता है। तो समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका विवरण कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 148 से 151 तक है। तो मैं आपको 148 से 151 तक के बता देता हूं, जिससे आपको पता रहे कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, एक और फैक्ट यहां से याद रखिए, जो लोक लेखा समिति होती है ना, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से कितने होते हैं, 15, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से होते हैं 7, टोटल हो गया 22। तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से लोकसभा के होते हैं 15 और राज्यसभा से होते हैं 7। इसका मतलब टोटल सदस्य होते हैं 22। तो ये याद रख सकते हैं। विपक्ष दलों की राय से लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और इसे संसद के मौजूद विभिन्न राजनीतिक दलों से सांसद होते हैं। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद भी होते हैं। तो देख सकते हैं आप। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि भारत और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्या क्या प्रावधान संविधान में दिए गए हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या लिख रखा है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए आप, तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान में इसे संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। तो कहां कहां दिया गया है, तो अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक के सीएजी के बारे में दिया हुआ है, केग के बारे में दिया हुआ है। तो केग की नियुक्ति यानी केग की नियुक्ति अनुच्छेद 48 में लिख रखा है कि भारत का एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। अनुच्छेद 48 में लिख रखा हुआ है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उसे शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। सेवा की शर्तें से संबंधित प्रावधान भी दिए गए हैं। सेवा की शर्तें से संबंधित प्रावधान का मतलब सरकार जितना चाहेगी उतने उसे वेतन दिया जाएगा, और इसको जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यानी सेवा शर्तें से संबंधित बताया गया इसमें। अनुच्छेद 149 में क्या है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या शक्तियां उनको संबंधित दी गई है, तो ये यहाँ है। अनुच्छेद 150 में कहा गया है कि संघ और राज्य के खाताओं का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार केग की सलाह पर करना होगा। केग की सलाह पर करना होगा। अनुच्छेद 150 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक पूछा नहीं गया। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघों के खातों से संबंधित केग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, है ना, जो राष्ट्रपति फिर लोकसभा अध्यक्ष को देगा और संसद के पटल पर रखी जाएगी, और उसके बाद लोक लेखा समिति को दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा, लोक लेखा समिति फिर उसकी जांच करती है, निष्कर्ष निकालती है और फिर बताती है। लोक लेखा समिति विपक्षी दल की होती है, विपक्षी दल द्वारा बनाई जाती है। और यहाँ देखिए उसके बाद अनुच्छेद 279 में जो शुद्ध आय की गणना की जाती है भारत में, शुद्ध आय की जो गणना की जाती है वो केग द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। संविधान की तीसरी अनुसूची आपने पढ़े होंगे, संविधान की तीसरी अनुसूची मैंने पढ़ाया था, उसमें केग धारा 4 में केग की शपथ का उल्लेख है, केग की शपथ का उल्लेख है। तो केग की शपथ का उल्लेख है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण समन ली जाने वाली शपथ का उल्लेख अनुसूची तीसरी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। संविधान की अनुसूची 6 के अनुसार जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति और केग द्वारा अनुमोदित स्वरूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। तो ये वाली अनुसूची में लिखा हुआ, इन निकायों के खाते व लेखा जोखा इस तरह से करना होगा कि केग उचित समझता है ना, जो केग उचित समझता है। ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। निकायों के खातों का भी होता है, निकाय होते हैं, निकायों के खातों का लेखा जोखा, है ना। तो समझ में आ गया, ये कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए गए थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से पद लिया गया है, उसमें भी ऐसे ही पद था, जो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इस पद का सृजन किया गया है, क्योंकि हमने ज़्यादातर संविधान से 80% भाग तो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, तो आप जानते हैं, तो वहाँ से लिया गया ये। तो ये पद का सबसे पहले उल्लेख हुआ था 1935 के अधिनियम में। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब आपको बनना ही चाहिए एमसीक्यू के रूप में, है ना। एमसीक्यू के रूप में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आप सोच रहे होंगे कि अकेला इतना सारा काम कैसे कर लेता है। तो ये अकेला काम नहीं करता, ये एक पद है, इसके लिए भी बहुत सारी चीजें, जैसे यूपीएससी के द्वारा जो अधिकारी बन के जाते हैं, वो आईआरएस वाले जो होते हैं, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, वो हर जिलों में रहते हैं, कलेक्टर रेंज के अधिकारी रहते हैं ये भी, तो हर जिलों में रहते हैं। वैसे ही स्टेट पीसीएस से आरओ बन के जाते हैं, तो वो भी हर जगह रहते हैं। तो ये सब अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं। एसएससी सीजीएल से ऑडिटर ऑफिसर जाते हैं, वो सब अपनी रिपोर्ट वहाँ की देते हैं। और एलडीसी बाबू वाली लेखपाल की भर्ती होती है, आपने सुना होगा, तो लेखपाल रहते हैं। तो ये सब मिलजुल के पूरी रिपोर्ट जाती है, जिले की रिपोर्ट जो है वो आईआरएस के पास जाती है, आरओ के पास, एक आईआरएस के नीचे कई सारे आरओ काम करते हैं। तो ऐसे करके पूरी रिपोर्ट आगे जाती है और एक ये इनके पास जाती है, तो इनका ये काम होता है। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो इस लेक्चर में हमने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डिस्कस किए। जो भी क्वेश्चन अब बनेंगे यहाँ से एमसीक्यू के रूप में, तो आप लोगों को बनेंगे, बस ये वीडियो को ध्यान से देखना था आपको। और अब आगे चलेंगे, हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।